पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक आवाज गूंजती है, लाइफ क्या है मेरे बच्चे, ये तुम्हारा रास्ता है, क्या तुम अब समझ गए हो? यही आखिरी बात है जो सू मिंग सुनता है उसके बेहोश होने से पहले। और तभी एक धमाका होता है, आसमान और धरती को हिला देने वाला। डेड सी के ऊपर जोर की गूंज गूंजती है और वो गूंज बहुत देर तक हवा में गूंजती रहती है। अब आगे समंदर के एक बड़े हिस्से में पानी कई 100 फुट नीचे धंस जाता है, सिर्फ डिवाइन एबिलिटी के प्रभाव से। पूरा इलाका एक उदास खालीपन में बदल जाता है। दुनिया अभी भी पूरी तरह सफेद है। फॉग, सनलाइट और पावर का टकराव, सब कुछ एक ही शेड में घिरा हुआ है। समंदर का पानी जो गड्ढा बना है उसमें वापस नहीं आ पाता और जगह एक गहरे पिट में तब्दील हो जाती है। आसमान में वह छोटी सी औरत, चेहरा पूरी तरह सफेद, एक पीले ड्रैगन पर सवार है। ड्रैगन उसे लेकर इस एंडलेस सफेद स्पेस से बाहर निकल जाता है। वह सोचती है, बस इतना ही कर सकती थी। यह यिन डेथ रीजन है, यहां मेरी पावर बहुत दब जाती है। अब सब कुछ मेरे एबिस बिल्डर दोस्त की किस्मत पर है, बच पाओगे या नहीं यह तुम्हारे ऊपर है। वो अपनी आंखें बंद कर आसमान में खो जाती है। उसने अभी अभी सुमिंग को बड़ी तबाही से बचाने में मदद की है, लेकिन अब वह खुद भी बहुत कमजोर हो गई है। उसे जल्दी से रिकवर करना होगा। सफेदी अब भी छाई हुई है। उसी सफेदी में जोर जोर से गूंजती आवाजों के बीच डी तियान कुछ कदम पीछे हटता है। खून थूकता है। उसका चेहरा सफेद, सिर की क्राउन टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, होंठों से खून बह रहा है, बिल्कुल बेहाल। उस पल उसने महसूस किया कि उसके खिलाफ 3 शक्तियां लड़ रही थीं। एक सू मिंग की, एक किसी और की और एक आसमान से आई हुई। डी तियान की डिवाइन एबिलिटी का दम था, लेकिन उसे भी पीछे हटना पड़ा और उसका गोल्डन लाइट भी अब चला गया क्योंकि वह जेड पाउडर बन चुकी थी। डी तियान की आंखों में खून उतर आता है। वह बोलता है, सू मिंग। उसकी आंखों में झलकता है किलिंग इंटेंट। वह हाथ घुमाता है और तुरंत सफेदी में अंधेरा छा जाता है। फिर वह आगे बढ़ता है। वह महसूस करता है कि वह शख्स जिसने अभी अभी आसमान से ताकत भेजी थी यहां से जा चुका है। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सू मिंग को खत्म करना। वह डिवाइन सेंस से डेस्टिनी को लोकेट करता है और तुरंत उस जगह की ओर दौड़ता है। जैसे ही सफेदी कम होने लगती है, डी तियान अपनी एक नजर में सू मिंग को देख लेता है। वह अभी भी टीनेजर की फॉर्म में है, आंखें बंद, बेहोश, लेकिन जमीन पर नहीं गिरा है। उसके नीचे एक बड़ा बोन जन है, 30 फुट लंबा। उस जून से मधुर धुन निकल रही है और उसके आसपास रीलोकेशन की रोशनी चमक रही है। हर पल तेज होती जा रही है। लगता है सू मिंग अब रीलोकेट होने वाला है। अगर रीलोकेशन एक्टिवेट हो गया तो सू मिंग डी तियान की नजरों से फिर गायब हो जाएगा, जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। डी तियान सोचता है अगर सू मिंग निकल गया तो उसका फिर मिलना मुश्किल होगा, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था। लेकिन अब डी तियान को लगता है अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो अगली बार सू मिंग को सप्रेस करना और मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात, उसने डेस्टिनी को देख लिया। उसके दिल में एक अजीब सी डर की लहर है क्योंकि डेस्टिनी का जल्दी जाग जाना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। उसे लगता है वह पुराना डिजास्टर जो ट्रू मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड पर आया था फिर से हो सकता है, और इस बार उसकी वजह से। अब डी तियान देखता है कि सू मिंग बेहोश है। कोई लड़ने की ताकत नहीं बची, लेकिन बोन जन उसे ले जाने वाला है। डी तियान की आंखों में ठंडक आ जाती है। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़ता है। सोचता है, मैं यह नहीं होने दूंगा। डी तियान राइट हैंड उठाता है, आसमान की ओर घुमाता है और तुरंत पूरा आसमान, समंदर और आसपास का स्पेस फ्रीज हो जाता है। पूरा डिमेंशन लॉक हो जाता है। रीलोकेशन की पावर सील हो जाती है। वह सोचता है, अब देखते हैं कैसे बचोगे। डी तियान के होठों पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही वह हवा में कदम रखता है उसका शरीर गायब हो जाता है और एक पल में वह सू मिंग के ऊपर वाले बोन इक्सन के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह आता है उसके क्लोन की आंखें फट जाती हैं। चेहरे पर डिसबिलीफ आ जाता है। यह एक्सप्रेशन उस पर कम आता है क्योंकि जब पूरा इलाका लॉक है फिर भी रीलोकेशन की रोशनी कम नहीं होती। जैसे ही वह पहुंचता है जून से तेज रोशनी निकलती है और डी तियान बस देखते रह जाता है। सू मिंग का शरीर धीरे धीरे सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। डी तियान शॉक्ड में बोलता है, द पावर ऑफ लॉ। उसे पता है सिर्फ लॉ की पावर ही ऐसी रीलोकेशन कर सकती है जबकि एरिया लॉक हो। सिर्फ वे लोग जिनकी कल्टीवेशन लाइफ पैलेस लेवल से ऊपर है और जो वर्ल्ड के लॉज को समझ चुके हैं वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका असली रूप ही यह कर सकता है। लेकिन असली रूप यहां आ नहीं सकता और क्लोन में इतनी शक्ति नहीं है।
जैसे ही वह देखता है कि सूमिंग का शरीर गायब हो रहा है, डीतियन जोर से गरज उठता है। वह जानता है कि यह रिलोकेशन उसकी शक्ति से भी ऊपर है और यह शक्ति बर्जर्कर्स की जमीन की नहीं लग रही। लगता है किसी दूसरे वर्ल्ड से आई है, उसके प्लान्स को तोड़कर सूमिंग को बचाने आई है। लेकिन डीतियन हार नहीं मानता। वह गरजता है, आंखों में लाल रंग आ जाता है और जैसे ही सूमिंग बोंग सन के साथ जाने वाला होता है, डीतियन की आवाज पूरे वर्ल्ड में गूंज उठती है। उसकी आवाज बिजली की तरह उसकी विल के साथ पूरे आसमान को हिला देती है। वह चिल्लाता है, अपनी इच्छा से मैं इमॉर्टल्स वेसल को बुलाता हूं ताकि वह यिन डेथ वॉइड में आकर डेस्टिनी पर हेवनली पनिशमेंट बरसा सके। आसमान में एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है। उसकी वजह से आसपास के बादल पीछे हट जाते हैं और जो भी उस वक्त ऊपर देखता है उसे लगता है जैसे आसमान में कोई महान डिजास्टर आ रहा हो। आसमान के ऊपर एक लेयर है नेबुला फॉग की, जो एंडलेस है। सूमिंग पहले भी इसमें से ट्रैवल कर चुका है जब वह एंशंट ब्रॉन्ज सोर्ड पर था। वह फॉग वॉर्टेक्स के पीछे है और लगता है जैसे आसमान गायब हो गया हो या एक बड़ा होल बन गया हो। फॉग के पीछे एक चमकीली गैलेक्सी है जो सूमिंग पहले भी देख चुका है। अगर कोई वहां खड़ा हो तो वह देख सकता है एक बड़ा वॉर्टेक्स, उसके आसपास 9 कल्टीवेशन प्लैनेट्स। वे प्लैनेट्स वॉर्टेक्स को गार्ड कर रहे हैं। डीतियन की आवाज डेड सी के ऊपर गूंजती है और लगता है जैसे कोई डिवाइन एबिलिटी ट्रिगर हो गई हो। तभी एक प्लैनेट से एक जबरदस्त पर्पल लाइट निकलती है, पूरी गैलेक्सी को एक पल के लिए रोशन कर देती है। उस पर्पल लाइट से एक ऐसी प्रेजेंस निकलती है जो बयान नहीं की जा सकती। वह प्लैनेट एक एन्चांटेड ट्रेजर बन जाता है और पर्पल लाइट एक जोर का धमाका करती है, वॉर्टेक्स की तरफ दौड़ती है, फॉग को फ्रीज कर देती है और फिर फॉग को चीरकर जोर से नीचे गिरती है। इस शक्ति को महसूस करके गैलेक्सी के प्लैनेट्स और कॉन्टिनेंट्स पर बैठकर मेडिटेट कर रहे सभी लोग होश में आ जाते हैं। सब वहीं देखने लगते हैं। ये प्लैनेट्स सिर्फ साज सज्जा नहीं हैं, ये इमॉर्टल्स के अनमोल ट्रेजर्स हैं जो यिन डेथ रीजन पर नजर रखते हैं। इनका एक ही काम है, जो भी यिन डेथ रीजन से निकले उसे मार डालो। अगर सूमिंग होश में होता तो वह भी हैरान हो जाता, क्योंकि जब वह ब्रॉन्ज सोर्ड पर गया था उसने ये प्लैनेट्स नहीं देखे थे। पर्पल पिलर ऑफ लाइट जो डिस्ट्रक्शन से भरा है, वॉर्टेक्स को चीरकर डीतियन और सूमिंग के बैटलफील्ड पर गिरती है। जब गैलेक्सी से देखें तो यह छोटा लगता है, लेकिन डीतियन के सामने यह हजारों ली बड़ा है। डीतियन जानता है सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस रिलोकेशन से कोई पूरी तरह गायब हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन में कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। डीतियन खुद सूमिंग को न देख पाए न मार पाए, लेकिन जब उसने इमॉर्टल्स एन्चांटेड वेसल एक्टिवेट कर दिया, सब कुछ बदल गया। वह गरजता है, डेस्टिनी मर जाओ। उसकी आवाज पावरफुल लाइट के हाउल्स में दब जाती है। पर्पल लाइट जोर से गिरती है डेड सी पर और हजारों ली तक सारा पानी तुरंत वेपर बन जाता है। समंदर की सारी जिंदा चीजें तुरंत मर जाती हैं। समंदर के नीचे छुपी जमीन भी एक पल में पाउडर बन जाती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। पानी भी इतना डरा हुआ है कि उस गड्ढे के पास तक नहीं जा रहा, जैसे पर्पल लाइट से खुद बच रहा हो। बीच में हवा में खड़ा है डीतियन। उसके बाल बिखर गए हैं, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में आग सी जल रही है। वह जोर से आसमान की तरफ गरजता है। उसकी आवाज पूरे आसमान जमीन में गूंज उठती है। लेकिन डेस्टिनी का हेवनली पनिशमेंट सब कुछ मिटा देता है। फिर भी सूमिंग का कोई निशान नहीं मिलता। डीतियन महसूस करता है कि उस तबाही की पावर ने सूमिंग को छुआ जरूर है, लेकिन सूमिंग मरा नहीं। डीतियन अपनी डिवाइन सेंस पूरे आसमान जमीन में फैलाता है, हर कोने को छान मारता है, लेकिन सूमिंग गायब। वह फिर भी खड़ा रहता है तब तक जब तक पर्पल लाइट धुंधली नहीं हो जाती और गड्ढा फिर से पानी से नहीं भर जाता। डेड सी थोड़ा और धंस जाता है। डीतियन सोचता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम हमेशा छुपे रहोगे। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा और उस दिन तुम्हारा होश हमेशा के लिए मिटा दूंगा। वह आंखें बंद करता है। चेहरा अब भी अंधेरा है, फिर मुड़कर दूर आसमान की तरफ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक बिल्कुल अलग जगह पर हैं। आसमान नीला है, धूप तेज है, दोपहर का वक्त है। धूप की गर्मी से पसीना आ रहा है, लेकिन हल्का सा हवा का झोंका है। ऑस्मांथस के फूलों की मीठी खुशबू हवा में घुली है, जो यहीं की है, कहीं और नहीं जा सकती। दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही है और कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। लगभग 100 परिवार यहां रहते हैं। चिमनी से धुआं निकल रहा है और ऑस्मांथस की खुशबू में यह जगह एक छोटा सा स्वर्ग लग रहा है। यहां पहाड़ भी हैं, इसीलिए यह जगह दुनिया से बिल्कुल अलग, छुपी हुई सी लगती है। ज्यादा लोग दिखते नहीं,
सिर्फ एक पतली सी सड़क है जहां से कभी कभी गाड़ियों के निशान मिलते हैं। शायद अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी अभी भी गीली है। जो भी यहां चलता है उसके कदम मिट्टी में दबते हैं। एक अलग सी आवाज निकलती है। इसी ओस्मांथस के जंगल में एक लड़का बैठा है, पुराने पैबंद वाले कपड़े पहने हुए। वह पत्तों पर बैठकर एक पेड़ से टेक लगाकर आसमान की तरफ देख रहा है, अपने ख्यालों में खोया हुआ। उसका चेहरा थोड़ा सफेद है, मगर इस सफेदी में भी एक अजीब सी एलिगेंस है। उम्र सिर्फ 12-13 साल, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि जो भी देखे उससे प्यार हो जाए। शरीर कमजोर है, मगर आंखें बहुत जिंदा हैं। वह आसमान को देखते हुए सपने देख रहा है। उसके हाथ में कुछ घास के पत्ते हैं, जिन्हें वह बिना सोचे समझे एक छोटी सी इंसान की मूर्ति बना रहा है। सब कुछ इंस्टिंक्ट से हो रहा है, मगर उसकी नजर अब भी आसमान पर है। शायद वह बादल देख रहा है, शायद कुछ और, सिर्फ वही जानता है। काफी देर बाद जंगल में कदमों की आहट होती है और एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। डॉग लेफ्ट ओवर्स, बड़े भैया, डॉग लेफ्ट ओवर्स। मां बुला रही है घर। यह एक छोटी सी लड़की की आवाज है, साफ, मासूम, जैसे अभी तक दुनिया की मिलावट उस तक नहीं पहुंची। उम्र 8-9 साल, कपड़े उसके भी पुराने, 2 चोटियां, चेहरे पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क। शक्ल से सुंदर नहीं, मगर आंखें चमकती हुई, दिल से प्यारी। लड़का उसकी आवाज सुनता है, आसमान से नजर हटाकर मुस्कुराता है, दिल से निकली मुस्कान। वह सीधा बैठ जाता है और उस लड़की की तरफ देखता है जो दौड़ती हुई उसके पास आ रही है। वह बोलता है, धीरे, जमीन पर कीचड़ है। लड़का प्यार से बोलता है। उसकी आंखों में छोटी बहन के लिए ममता है। लड़की बोलती है, डॉग लेफ्ट ओवर्स, मां ने आज अच्छा खाना बनाया है। मेरा फेवरेट मेडिसिनल हर्ब्स भी बनाए हैं। जल्दी चलो, जल्दी। वह हंसकर बोलती है और अपने छोटे हाथ से लड़के के कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ करती है। लड़का उसके सिर पर हाथ फेरता है, हाथ पकड़ता है और दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं। लड़की पूछती है, भैया तुम हमेशा यहां क्यों आते हो? यहां तो सिर्फ ओस्मंथस के पेड़ हैं। उसका नाम है अगली लिटिल थिंग। वह क्यूरियोसिटी से पूछती है। लड़का मुस्कुराता है, कुछ नहीं बोलता, बस आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बुढ़ापे की चमक आती है जो कोई और नहीं देख सकता। जब दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं, वह बुढ़ापा आंखों में छुप जाता है। शायद सिर्फ हवा महसूस कर सकती है कि उसने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली है, क्योंकि तभी आसमान साफ से अंधेरा होने लगता है। बादल आ जाते हैं। जंगल घरों से ज्यादा दूर नहीं है। लड़की जल्दी खाना खाने के लिए भाई का हाथ खींचती है। दोनों दौड़ते हैं। रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं जो उनकी उम्र के हैं, खेल रहे हैं। जैसे ही वह दोनों दिखते हैं, कुछ बच्चे मजाके उड़ाने लगते हैं। अगली लिटिल थिंग, आज तुम्हारी मां ने क्या खाना बनाया है? बिल्कुल, अगली लिटिल थिंग, तुमने तो कहा था तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवाएंगे। लड़की सिर झुका लेती है। शरीर थोड़ा सख्त हो जाता है, मगर जल्दी संभल भी जाती है। सिर अब भी झुका है। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहती है, एक छोटे से साधारण घर में जो उसका घर है। यह जगह कोई ट्राइब नहीं है। यहां के लोग आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, बस एक छोटा सा गांव है। लड़का जब यह सब सुनता है तो उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन लड़की उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। आंखों में विनम्र सी रिक्वेस्ट होती है। लड़का फिर से दिल से एक सांस भरता है, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसके साथ घर चला जाता है। लड़की खुश होकर चिल्लाती है, हम आ गए। पा, मां, मैं बड़े भैया को ले आई, अब हम खाना खा सकते हैं। वह खुशी से दौड़ती है, घर का दरवाजा धकेलकर अंदर चली जाती है। डॉग लेफ्टओवर्स उसके पीछे घर में आता है। यह एक मिट्टी का बना घर है, सिर्फ 2 कमरे। अंदर जाते ही एक कमरे से खांसी की आवाज आती है। एक आदमी दूसरे कमरे से निकलता है, बोलता है, डॉग लेफ्टओवर्स, तुम फिर ओस्मंथस देखने गए थे? कुछ महीने बाद ये फूल चले जाएंगे। जितना देख सकते हो देख लो। उस आदमी का चेहरा पुराना, कपड़े साधारण, चेहरा ईमानदार। वह लंबा नहीं है, नहीं मजबूत, मगर उसके हाथ पूरे घावों से भरे हुए, खासकर उंगलियों पर। लड़का एक नजर में देख लेता है कि हाथों पर नए घाव भी हैं। उस आदमी के पीछे एक औरत है जिसका चेहरा खुरदुरा है, मगर असली खूबसूरती अब भी दिख जाती है। वक्त ने उस पर निशान छोड़ दिए हैं, मगर उसकी आंखों में ममता है। हाथ में 2 कटोरी हैं, मुस्कुराते हुए लड़के को देख रही है। वह बोलती है, तू बदमाश, अगर अगली लिटिल थिंग तुझे खाना खिलाने न बुलाती तो तू कभी वापस नहीं आता। तुझे तो अंधेरा होने पर ही घर याद आता है। तू अभी भी कमजोर है, बाहर ज्यादा मत घूम, कहीं बीमार न पड़ जाए। लड़के के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आगे बढ़कर कटोरी ले लेता है, धीरे से बोलता है, पा, मां,
मैं ठीक हूं। औरत बोलती है, अच्छा, फिर ये माउंटेन हर्ब ज्यादा खाना। तुम्हारे दादा जंग को आज सुबह पोता हुआ है, तो उसने कुछ माउंटेन मेडिसिन दिए हैं तुम्हारे पा के स्ट्रॉ डॉल्स के बदले। कह रहा था इससे तुम और अगली डॉल मजबूत रहोगे। वह प्यार से दोनों बच्चों को देखती है और पति के साथ टेबल सेट करने लगती है। खाना ज्यादा नहीं है, बस कुछ माउंटेन हर्ब्स, थोड़ा मीठा जूस। अगली लिटिल थिंग की हंसी पूरे घर में गूंजती है। मां का प्यार, पा की ममता, सब मिलकर घर को एक गरम प्यारा सा माहौल बना देते हैं। लड़का सबको देखता है, उसके चेहरे पर एक दिल से निकली मुस्कान आ जाती है। वह इस परिवार का शुक्रगुजार है, खासकर इस छोटी सी अगली लिटिल थिंग का। 1 साल पहले वह यहीं जाग उठा था और इसी लड़की ने उसे पहाड़ों में बेहाल पड़ा हुआ ढूंढा था जब वह अपने पा के लिए घास तोड़ रही थी। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले आई थी और तब से वह यहीं रह रहा है। अब उसकी एक छोटी बहन है, अगली लिटिल थिंग। क्योंकि वह सुंदर नहीं है, मगर उसकी मासूमियत, हंसना और चमकती आंखें हर रोज उसे याद दिलाती हैं कि एक कमजोर सा शरीर उसे पीठ पर उठाए ले आया था जब वह बेहोश था। अब उसके पास एक पा है, एक ईमानदार, नेक इंसान जो गरीबी में जीता है, हमेशा बीमार रहता है, मगर उसके बनाए स्ट्रॉ डॉल्स पूरे गांव के बच्चों के फेवरेट टॉयज हैं। अब उसकी मां भी है, एक प्यारी, ममता भरी औरत जो अपने पति, बेटी, परिवार से प्यार करती है और एक अजनबी को भी मां का प्यार देती है। और वह है सू मिंग। 1 साल पहले जब वह इस गर्म घर में जागा था, उसकी कल्टीवेशन बेस नीचे गिर चुकी थी, यानी कम हो चुकी थी, मगर गायब नहीं हुई थी। वह अब भी उसके शरीर में छुपी हुई है, एक रेमनेंट की तरह, जो अब भी रिकवर हो रही है। तब वह रितियन से लड़ते हुए बड़ी चोट खा चुका था, इसलिए अभी भी उसे पूरा ठीक होने में वक्त लग रहा है। सू मिंग ने अपनी सारी चीजें, छोटा सा स्नेक, हान माउंटेन बेल, सब कुछ बचा लिया था उस बड़ी लड़ाई के बाद, लेकिन सभी चीजें अब डीप स्लीप में हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। सू मिंग का रूप भी अभी तक वापस एडल्ट नहीं हुआ। वो अब भी डेस्टिनी के टीनेज फॉर्म में ही है। उसके बाल भी अब ब्लैक हैं, क्योंकि उसके पा ने घास के रस से डाई बनाकर उन्हें रंग दिया ताकि गांव वाले कुछ ना सोचें। यह साल सू मिंग के लिए एक सपने जैसा था। उसने इस जगह को, अपनी छोटी बहन अगली लिटिल थिंग को, अपने स्ट्रॉ डॉल बनाने वाले पिया को और प्यारी मां को दिल से चाहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है उसकी जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं। उसे अपने मास्टर, अपने सीनियर ब्रदर्स को ढूंढना है, खुद को और स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि एक दिन डी तियन फिर सामने आएगा और तब यही डिजास्टर उसके लिए पलटकर डी तियन की तबाही बनेगी। सू मिंग सोचता है, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, वरना डी तियन कभी भी आ सकता है और इस परिवार को खतरा हो सकता है। साल शायद सुकून भरा था, लेकिन यह सुकून हमेशा नहीं रह सकता। खाना खाते वक्त सू मिंग अपनी छोटी बहन, मां और पा को देखता है और सोचता है, अगर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए, मास्टर और सीनियर ब्रदर्स मिल जाएं, तो मैं फिर यहां लौट कर आऊंगा। अपने मां बाप के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। अगली लिटिल थिंग को बड़ा होते, शादी करते, उसके बच्चे होते देखूंगा। कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी। इसी सपने की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। तभी अगली लिटिल थिंग बोलती है, भैया भैया, डॉग लेफ्ट ओवर्स। इतना हंस क्यों रहे हो? वो अपने फेवरेट माउंटेन हर्ब खाते हुए सू मिंग को देखती है, आंखों में चमक है। डॉग लेफ्ट ओवर्स, यह नाम उस परिवार ने सू मिंग को दिया था। जब वह पहली बार यहां आया था, बहुत बीमार था, लगता था कभी भी मर जाएगा। मां के गांव में अगर कोई बच्चा बहुत बीमार हो तो उसे ऐसे अजीब नाम दे देते हैं ताकि बुरी नजर ना लगे, मौत भी उसका नाम सुन के दूर भाग जाए। सू मिंग उसके बाल पर हाथ फेरता है, धीरे से बोलता है, मैं सोच रहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी और शादी करोगी तो तुम्हारे लिए कैसी दहेज की तैयारी करूं। अगली लिटिल थिंग नाक चढ़ाकर बोलती है, तुम बस कुछ साल बड़े हो, हमेशा बुढ़े की तरह क्यों बात करते हो? मैं भी सोच रही हूं जब तुम्हारी शादी होगी तो भाभी के लिए क्या गिफ्ट दूं। मां बाप दोनों बच्चों को देखते हैं, आंखों में प्यार और मुस्कुराहट है। यही है परिवार का असली प्यार, जो कोई तूफान, कोई सर्दी कभी मिटा नहीं सकती। तभी पता नहीं कब बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोपहर से शाम हो चुकी है, आसमान अंधेरा है। बारिश की आवाज में कुछ ऐसी ताकत है कि सुनते सुनते नींद सी आने लगती है। अगली लिटिल थिंग भी ऐसे ही पेट भर के खाना खाती है, फिर एक प्यारी सी स्माइल सबको देती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और एक पल में सू मिंग की गोद में सो जाती है। सू मिंग उसे प्यार से उठाता है, छोटे से बेड पर सुलाता है, कंबल ओढ़ाता है और उसके चेहरे पर उस बर्थ मार्क को देखता है
सोचता है कितनी बार इस मासूम पर मजाक उड़ाया गया होगा, लेकिन फिर भी वो सबको माफ कर देती है, सबसे प्यार करती है, कभी किसी से नफरत नहीं करती। अगली लिटिल थिंग नींद में भी मुस्कुराती है, बोलती है, भैया, जैसे सपना में भी सूमिंग के साथ खेल रही हो। सूमिंग उसकी पीठ थपथपाता है, फिर यकीन कर लेता है कि वह सो गई है तो बाहर आता है। बाहर तेज बिजली चमक रही है, बारिश और तेज हो गई है। अगली लिटिल थिंग के पास छत के नीचे बैठकर रंग बिरंगी घास से स्ट्रॉ डॉल्स बना रहे हैं। हाथ घावों से भरे हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं डॉल्स पर है। अगली लिटिल थिंग की मां बर्तन साफ कर रही है। सूमिंग अंदर आता है तो वह प्यार से मुस्कुराती है, पूछती है, तुम्हारी छोटी बहन सो गई? सूमिंग हाँ में सिर हिलाता है, बर्तन उठाता है। मां बोलती है, अरे रहने दो, तुम भी सो जाओ, ये बारिश लगता है रात भर चलेगी। सूमिंग मुस्कुराता है, बोलता है, मैं थका नहीं हूं मां। मां उसको देखती है, दिल से एक सांस भरती है। जब 1 साल पहले बेटी उसको पीठ पर उठाकर लाई थी तो सोचा था कौन माँ बाप अपने इतने सुंदर बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस 1 साल में सूमिंग की लगन और प्यार ने उसे अपना बेटा। बारिश और तेज हो जाती है, पानी आसमान जमीन को जोड़ देता है। तभी एक जोर की बिजली गिरती है। अगली लिटिल थिंग नींद में डर जाती है। मां उसे संभालती है, फिर से सुलाती है। सूमिंग चुपचाप पा के पास बैठ जाता है। दोनों बारिश देखते हैं। काफी देर बाद सूमिंग पा को देखता है। वे अब भी स्ट्रॉ डॉल बना रहे हैं। घास उनके हाथ काट रही है, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ लगन है। सूमिंग देखता है हर स्ट्रॉ डॉल में जैसे जिंदगी आ गई हो। यह पहली बार नहीं है जब सूमिंग अपने पा को देख रहा है। 1 साल से वह उनकी कला को देखकर हैरान होता है। हर डॉल में कुछ अलग होता है, जैसे उनमें जान हो, लेकिन फिर भी उसकी समझ में कुछ अब भी छुपा हुआ है। सब कुछ धुंधला लगता है। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, वॉट इज लाइफ? तभी पा अपना काम रोककर सूमिंग से पूछते हैं, अब तुम्हारी कला कैसी है? सूमिंग थोड़ा सोचता है, फिर अपना छोटा डॉल जो उसने ऑस्मंथस जंगल में बनाया था पा को देता है। मुझे लगता है कुछ कमी है, वह बोलता है। पा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, इसमें जिंदगी की कमी है। दुनिया में जो भी है उसमें जिंदगी होती है, खासकर पौधों में। स्ट्रॉ डॉल्स भी जिंदा लगने चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, बस एक फीलिंग है। मैं जिंदगी भर डॉल्स बनाता रहा हूं। पा बोलते हैं, तुम्हारे इस डॉल में जिंदगी नहीं है। सूमिंग पूछता है, कैसे दूं उसको जिंदगी? पा बोलते हैं, दिल से बनाओ। सोचो कि किसको देखकर बना रहे हो, किस रूप में बना रहे हो। मैं सिर्फ 2 डॉल्स बना सकता हूं। एक लड़की है अगली लिटिल थिंग, और एक लड़का, वह है अगली लिटिल थिंग का बड़ा भाई। सूमिंग ने पहले भी सुना है अगली लिटिल थिंग का एक बड़ा भाई है जो 10 साल बड़ा था, और 8 साल पहले इविल स्पिरिट सेक्ट के लोग उसे डिसाइपल बनाकर ले गए थे। तब से 3 साल हो गए, कोई खबर नहीं। सूमिंग चुप हो जाता है, घास उठाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक चमक आती है। वह आसमान की तरफ देखता है। अंदर ही अंदर एक ठंडक सी महसूस करता है। पा कुछ नहीं महसूस करते, वे अपने जज्बात में डॉल्स बनाते रहते हैं। लेकिन अब बारिश की ठंडक और तेज हो गई है, और दूर से 2 धुंधले साए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे 2 लोग आगे बढ़ते हैं, उन पर गिरती बारिश तुरंत काली बर्फ बनकर जमीन पर गिर जाती है। दिन में कोई देखे तो डर जाए, सूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है। इमॉर्टल्स। वह शांत आंखों से देखता है कैसे वे दोनों सीधे अगली लिटिल थिंग के घर की तरफ आ रहे हैं।